हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th की केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी केमिस्ट्री का बेस है। जैसे इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अब एटम एंड मॉलिक्यूल के बाद अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके शेप क्या है, उनके पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और ये आपकी केमिस्ट्री के ये बहुत बेस है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं, चाहे आपके एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग में हो, ईडी जो टीजीटी पीजीटी, जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आपको आने वाले होंगे, तो इस चैप्टर से ज़रूर आपको कोई न कोई क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप बनाइएगा और बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, इसको नोट भी बनाइएगा। ठीक है, और इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो लाइक कर दीजिए। बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। देखिए, ये बात आपकी होती है एटम की। एटम क्या है, व्हाट इज एटम? एटम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ लिया था कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए ही किसी भी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे इसके आज के इस लेक्चर में। तो जो एटम वर्ड है, ये हमने आपको बता दिया है कि ये आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक होता है इसका एटोमियम। एटोमियम होता है, यानी जो एटम वर्ड है वो एटोमियो से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है नो डिविजिबल। नो डिविजिबल यानी इसको हिंदी में कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य इसकी हिंदी होती है अविभाज्य, जो विभाजित न होता हो सके। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारा एटम भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। तो जो एटम वर्ड है, सबसे पहले एटम यानी जो परमाणु शब्द है, इस परमाणु शब्द का प्रयोग एक साइंटिस्ट आपके हैं डाल्टन महोदय। डाल्टन महोदय ने 1808 ईस्वी में इस परमाणु शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, तो आइए इसकी बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स, आपकी हेडिंग है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी इसको कहते हैं उप परमाणविक कण। ठीक है, यानी जो परमाणु के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो आइए हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर या परमाणु में 3 टाइप के कण प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रमशः कहते हैं इलेक्ट्रॉन। पहला आपका होगा इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तीसरा आपका हो गया न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। ये इन तीनों को कहते हैं अस्थाई परमाणविक कण। इसको कहते हैं परमानेंट सब एटॉमिक पार्टिकल।
परमानेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये नाभिक में आपके परमाणु के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। तो परमाणु के जो बीच में भाग होता है, अभी आप पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे क्या, ये दोनों प्रोटॉन मिलते हैं। ये दोनों आपको मिलेगा नाभिक के अंदर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको मिलेगा नाभिक के बाहर। ये आपको मिलेगा नाभिक के बाहर। ठीक है, तो आज हम एक एक के बारे में, सबके बारे में जानेंगे डिटेल से। आइए हेडिंग लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कैथोड किरण एवं इलेक्ट्रॉन की खोज। ये आपकी हेडिंग है, कैथोड किरण एवं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आइए हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई है, किसने किया है, कब किया है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक फिगर बना लीजिए। ये आपकी होती है कैथोड की प्लेट होती है, कैथोड, इलेक्ट्रोड। ये कैथोड की इलेक्ट्रोड है, ये आपकी एनोड, एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ आपका लगा होता है वैक्यूम पंप। ये आपका है वैक्यूम पंप। ऊपर आपका लगा हुआ है हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज। ठीक है, देखिए इस तरह से निकलेगी रेज। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं डिटेल से आप लोग। इसको कहते हैं कैथोड किरण, कैथोड किरण। तो आइए इसको फिगर बना लीजिए। देखिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जूलियस पलकर। ये है जूलियस पलकर। ठीक है, ये साइंटिस्ट है। जूलियस पलकर ने पारे के बहुत कम दाब, यानी बहुत कम दाब का मतलब ये होता है 0.001 mmHg। ये हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, यानी जूलियस पलकर ने पारे के बहुत कम दाब पर एक विसर्जन नलिका दी, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई है। एक ओर कैथोड की प्लेट लगी हुई है और दूसरी ओर एनोड की प्लेट लगी हुई है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को या दोनों प्लेट को एक हाई वोल्टेज की बैटरी से आपने उसको अटैच कर दिया, यानी जोड़ दिया। जब आपने जोड़ दिया तो ये देखा कि कैथोड की इलेक्ट्रोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है, जो कैथोड से निकल करके एनोड की ओर गति कर रही है। इसी किरण को कैथोड किरण कहा गया। ठीक है ना, एक बार सुन लीजिए। जूलियस पलकर ने
पारे के बहुत कम दाब पर एक विसर्जन नलिका में, विसर्जन माने जहाँ हवा नहीं होगा उस हवा को यहाँ से निकाल दिया गया, यानी निर्वात में, एक निर्वात नलिका में, इसमें दोनों साइड में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को लगा दिया गया है। एक और कैथोड की प्लेट लगा दी गई है और दूसरे वो एनोड की प्लेट लगा दी गई है। अब इन दोनों प्लेट को हाई वोल्टेज की बैटरी से आपने जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई होगी। इलेक्ट्रिक के प्रभाव से इस कैथोड की इलेक्ट्रोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है। ये किरणें कैथोड की प्लेट से निकल करके एनोड की ओर गति कर रही है। कैथोड की प्लेट से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड का नाम दिया गया है, यानी कैथोड किरण का नाम दिया गया है। अब इनके बाद की प्रोसेस को आपके साइंटिस्ट जो है थॉमसन महोदय ने, जिसको कहते हैं थॉमसन महोदय ने, इन किरण को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो कैथोड किरणें होती है वो अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। उसी अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इस तरह इलेक्ट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय मिला हुआ है वो थॉमसन, कहते हैं जे थॉमसन को दिया जाता है, जबकि कैथोड किरणों की खोज करने का श्रेय आपके जूलियस क्लटर महोदय को दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया गया है। तो देखिए बच्चों, अलग अलग बुकों में इलेक्ट्रॉन नाम देने की बात आ रही है। किसी बुक में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो नाम देने वाले वैज्ञानिक है वो स्टोनी है, जबकि किसी दूसरे बुक में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है वो लॉरेंज है। ये मैंने दो बुकों में पढ़ा है, तो दो बुकों में अलग अलग ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नाम देने वाले हैं वो स्टोनी को, और दूसरे बुक में ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है लॉरेंज महोदय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप इस पेज को बना लीजिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के गुण। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन के गुण की बात करेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो ऋणावेशित अति सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, ये तो पहला इनका ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो पहला गुण होगा तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है, जिस पर उनका जो आवेश होता है ये प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको हम माइनस में दिखाते हैं, यानी इनका आवेश होगा -8 × 1 × 6 7 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो इनका, इसको हटाइए। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1/6 पूरे 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन ये तो आपका आवेश हो गया। अब द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वे प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837, यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के बराबर होता है। या इसको, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, ये आपको होता है 9 पूरे 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक बात और कर लीजिए, जो आपने नली लिया था, इस जो नली आपने लिया है, इस नली में जो भी गैस आपने ली
उस गैस की प्रकृति पर E बाई एम निर्भर नहीं करता है। चाहे जो भी कोई भी गैस होगी, लेकिन जो E बाई एम का जो मान होगा वो सदैव नियतांक होगा। इसके लिए E बाई जो एम होता है वो नियतांक होता है। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस ट्यूब में, इस नली में कोई भी गैस आप लेंगे वो हमेशा E बाई एम का मान नियतांक होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अरे कोई भी गैस लेने पर उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। कण की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज। ठीक है, आइए इसको तो हम कहते हैं कैनाल किरणें। कैनाल किरणें एवं प्रोटॉन की खोज। कैनाल किरणें एवं प्रोटॉन की खोज, ये लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज एंड प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की खोज और कैनाल किरणों की खोज। ये हेडिंग्स के बारे में आपको जानना है, इसको हेडिंग को नोट कर लीजिए। चलिए इसमें फिगर बना लीजिए। देखिए ये आपकी होती है एनोड की प्लेट। एनोड प्लेट होगी या इलेक्ट्रोड के, एनोड इलेक्ट्रोड कह दीजिए, एनोड इलेक्ट्रोड हो गया। ये आपका हो गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मीन छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड। यहां लगा हुआ वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। ठीक है। ठीक है, बनाते रहिए आप लोग। देखिए एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन है। देखिए गोल्डस्टीन महोदय ने एक विसर्जन नलिका लिया, यानी यहां भी निर्वात है। इस विसर्जन नलिका में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक तरफ एनोड की प्लेट लगा दिया और दूसरे ओर परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्रयुक्त कैथोड को लगा करके दोनों प्लेट को हाई वोल्टेज की बैटरी से उन्होंने जोड़ दिया। अब उन्होंने देखा कि यहां से कुछ किरणें निकलती है और वो किरणें परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्र युक्त कैथोड से निकल कर, यानी उनके छिद्रों से निकल करके इनके बैक साइड में जा करके वहां एक दीप्त उत्पन्न करती है। इसी किरण को कहा गया है आयनोड किरण। क्या कहेंगे? आयनोड रेज, या इसको कहते हैं
एनोड किरण, एनोड किरण, या इसको हम कहते हैं कैनॉन किरण, कैनॉन किरण, ठीक है। अब हो जाएगी कैथोड किरण, कैथोड रेज, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कैथोड किरण। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए कि गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नलिका में पारे के बहुत कम दाब पर, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई है, एक एनोड की इलेक्ट्रोड है, दूसरा छिद्रयुक्त कैथोड है, इन्हीं ट्यूब में, इसी नलिका में विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया। तो विद्युत धारा के प्रभाव से या से कुछ किरणें निकलती हैं, जो ये किरणें छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे, यानी इनके छिद्रों से निकलकर उनके पीछे दीप्त उत्पन्न करती हैं। इन्हीं किरणों को हम कहते हैं एनोड किरण। और ये एनोड किरण आपकी एनोड की प्लेट से निकल रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनोड किरण, ठीक है ना। ठीक है, वैज्ञानिक है डब्ल्यू वीन, डब्ल्यू वीन है, इसको कहते हैं डब्ल्यू वीन। इन किरणों के प्रकृति के बारे में बताया, यानी उन्होंने ये कहा कि जो एनोड किरणें होती हैं या कैनॉन किरणें होती हैं, वो अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात डब्ल्यू वीन ने इन किरणों पर धनावेश का पता लगाया, और जो आपके रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने भी इस पे पता लगाया कि ये जो किरणें होती हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, और उन्हीं अति सूक्ष्म कणों को जो धनावेशित है उसे उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। यानी प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय मिलता है वो रदरफोर्ड महोदय को दिया जाता है, जबकि इन किरणों पे उनकी आवेश का, यानी जो धनावेश है, इसका पता लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो है डब्ल्यू वीन महोदय। और जो एनोड की खोज की है, या उसको कहते हैं कैनॉन की खोज की है, ये आपके गोल्डस्टीन महोदय हैं। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किरणों की खोज हो गई। इसका फिगर आप बना लीजिए। नेक्स्ट है प्रोटॉन के गुण। देखिए प्रोटॉन के गुण क्या है। आइए नंबर 1 की बात करते हैं। जो प्रोटॉन हमारा है वो अति सूक्ष्म कण होता है, जिसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तो बराबर होता है, लेकिन इनका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट होता है। यानी इनका जो आवेश होगा, ये आपका आवेश होगा प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये प्रोटॉन का आवेश है, कितना है, प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि प्रोटॉन का आवेश ये प्लस में माना गया है, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक में माना गया है, माइनस में माना गया है। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यह 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये प्रोटॉन का आवेश हो गया। तीसरा लक्षण ये आप लिखेंगे, जो हमारा प्रोटॉन होता है ये प्रोटॉन हमारा नाभिक, यानी जो आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। एक बात और आप जान लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा परमाणु
जो है परमाणु है इस पे कौन सा आवेश होता है, तो परमाणु हमारा निरावेशित होता है, उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका आंसर कैसे आप देंगे, देखिए इसका आंसर ये होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए हमारा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। तो ये प्रश्न आती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होने से उदासीन से क्या मतलब है। देखिए ये होता है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो अभी आपने लिखा है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ये आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, लेकिन ये आपका होता है प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश, ये प्रोटॉन का आवेश आपका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यानी प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये नेगेटिव में होता है, इसीलिए जो परमाणु हमारा होता है ये उदासीन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर हम दे देंगे। अब आते हैं बात प्रोटॉन के गुण की बात। तो प्रोटॉन का जो गुण होता है ये आवेश की बात हो गई, ये द्रव्यमान का बात हो गया। अब यही प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक को शो करता है, इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अब तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई। इसके बाद एक पार्टिकल और बचता है जो न्यूट्रॉन होता है, तो उसकी भी डिस्कवरी आगे कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन की खोज। देखिए जो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो विलियम चैडविक हैं। एक साइंटिस्ट है विलियम चैडविक, ये 1935 की बात है। देखिए विलियम चैडविक ने जब बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारिंग किया तो देखा कि विलियम जो हीलियम परमाणु है वो कार्बन में बदल जाता है और साथ ही साथ कुछ आवेशहीन अदृश्य किरणें निकलती है। उन्हीं आवेशहीन अदृश्य किरणों को न्यूट्रॉन कहा गया है। आज इसको हम रिएक्शन के बारे में कंफर्म करते हैं। ये आपका है बेरिलियम का परमाणु, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास होता है 9। ठीक है, ये हो गया आपका बेरिलियम हो गया। इस बेरिलियम परमाणु पर जब अल्फा कणों की बौछार किया गया, इसी को कहते हैं अल्फा कण। ठीक है, जब बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारिंग किया गया तो ये देखा गया कि जो बेरिलियम परमाणु है ये कार्बन परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ आवेशहीन और अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये आवेशहीन अदृश्य किरणों को ही कहा गया है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन या तो हो गया कार्बन। इस तरह से न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई। देखिए अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो इसकी डेफिनेशन आप बना लेंगे, और डिफिनेशन याद है तो इसका रिएक्शन आप बना लेंगे। ये आपका होता है अल्फा कण। ठीक है, यही मैंने बताया है कि जब चैडविक महोदय ने बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारिंग किया तो उन्होंने देखा कि बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु में बदल जाता है और साथ ही साथ कुछ आवेशहीन अदृश्य किरणें निकलती है। इन्हीं आवेशहीन अदृश्य किरणों को न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
आइए नेक्स्ट हेडिंग आपका है न्यूट्रॉन के गुण। न्यूट्रॉन के गुण। अब ये न्यूट्रॉन का गुण क्या है ये आपको जानना है। नंबर 1 आपका है न्यूट्रॉन आवेशहीन कण। ठीक है, ये जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। आवेशहीन कण यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स है। ठीक है। दूसरा हो गया कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान देखिए न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये होता है 1.67 × 10⁻⁷ किलोग्राम। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। केवल उनका चार्ज का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट गुण ये होता है कि न्यूट्रॉन किसी भी गैस को आयनित करने करती है। यानी जो न्यूट्रॉन है ये किसी गैस को आयनित करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो गैस को आयनित करने की क्षमता उनके पास होती है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो वीडियो है, इसके बाद के जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।